अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जिसके अंदर आर्टिकल 199 और आर्टिकल 184 क्लास 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर हम सभी जानते हैं कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन अभी चल रहा है वो उसके अंदर आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड राइट्स हैं। किसी भी आइन, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स एक जो है इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन के। यही वजह है कि 1987 के अंदर क्या हुआ कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारे पास, उस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्यू टू द लैक ऑफ फंडामेंटल राइट्स, उसके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स थे वो प्रोटेक्टेड नहीं थे और उसके अंदर कुछ फंडामेंटल राइट्स जो थे वो कम होने की सूरत में उसको जो है वो सस्पेंड कर दिया गया और फर्दर उसके अंदर अमेंडमेंट की गई और उसके अंदर तकरीबन जो है वो 10 अमेंडमेंट्स आई। अब यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स है, अब फंडामेंटल राइट्स जो यहाँ पर है, अब हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 3 कॉन्स्टिट्यूशंस बने। एक बना 1956 का, दूसरा बना 1962 का और तीसरा बना 1973 का। इन तीनों के अंदर ही क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड थे, लेकिन 1962 के अंदर क्या हुआ कि कुछ फंडामेंटल राइट्स जो थे वो सस्पेंड किए गए। क्या किए गए? वो सस्पेंड हो गए। लेकिन फर्दर क्या हुआ इन फ्यूचर, इट मीन्स के फर्दर जो है उसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड हो गए। हम सभी जानते हैं कि अभी हम रिसेंटली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है वो 1973 से चल रहा है। 1973 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अब ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये किन सूरतों में जो है सस्पेंड किए जा सकते हैं? इन द केस ऑफ इमरजेंसी। जस्ट इन द केस ऑफ इमरजेंसी किसी भी फंडामेंटल राइट को जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट जो है कैन बी टेकन अकॉर्डिंग विथ लॉ। अब फंडामेंटल राइट जब भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनते हैं तो विद द अकॉर्डेंस ऑफ लॉ के अंदर। अब जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो हमारे पास फंडामेंटल राइट डील करते हैं आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक, जिसके अंदर हमारे पास आता है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, स्लेवरी, लेबर फोर्स। अब ये जो लेबर फोर्स के आर्टिकल्स हैं ये हमने प्रीवियसली डिस्कस किए थे लेबर लॉज के अंदर। उसके बाद आर्टिकल 10A। अब ये जो आर्टिकल 10A है हमारे पास, ये किस चीज़ के साथ डील करता है? ये सिंपली डील करता है हमारे पास कि अगर कोई भी पर्सन है उसको प्रेजेंट किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 24 आवर्स। इट मीन्स के ये भी एक फंडामेंटल राइट हुआ ना कि अगर कोई भी मुल्जिम है उसको अगर अरेस्ट किया गया है, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है, तो एटलीस्ट उसको ये पता हो या बाकी जो आवाम है उसको ये पता हो कि इसको अरेस्ट करने का रीज़न क्या है, तो उसको विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 24 आवर्स उसको जो है पेश करना होगा मजिस्ट्रेट के सामने। अब फर्दर अगर हम चलें तो हमारे पास आते हैं प्रिवेंटिव डिटर्मिनेशन फॉर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। अब यहाँ पर एक रीज़न आ जाता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई भी ऐसा शख्स है उसको अरेस्ट किया गया और उस शख्स से पूरी की पूरी पब्लिक को नुकसान हो रहा है या उस शख्स के बाहर आने से पूरी की पूरी पब्लिक को नुकसान हो सकता है, तो उस सूरत में विद द टाइम पीरियड ऑफ 90 डेज़, इट मीन्स के 3 मंथ्स उसको अरेस्ट किया जाएगा। और जो है ये नेसेसरी भी नहीं है कि उसको पब्लिक को ये बताया जाए कि उसको क्यों अरेस्ट किया या फिर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाए। अब यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं हम आर्टिकल 12 के पास। अब आर्टिकल 12 हमें किस चीज़ के साथ डील करता है? सिंपली हमारे पास डील करता है रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट्स के बाद। रेट्रोस्पेक्टिव, अब ये रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट्स क्या होती हैं? रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट्स इट मीन्स के कोई भी ऐसा लॉ जो कि अभी बना, प्रीवियसली
प्रीवियसली, इट मीन्स के बिफोर द 2 मंथ्स अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो क्या उसको पनिशमेंट जो है वो अभी वाली मिलेगी या प्रीवियसली वाली मिलेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास अभी रिसेंटली अमेंडमेंट आई है, जो पीपीसी के अंदर पनिशमेंट डिस्क्राइब की गई है, सेक्शन 375 के अंदर, उसके अंदर अमेंडमेंट्स आ गई। अब अगर किसी ने बिफोर द अमेंडमेंट कोई क्राइम किया है तो क्या पास्ट में अगर उसने कोई क्राइम कमिट किया है तो उसको जो है इन फ्यूचर, इट मीन्स के अमेंडमेंट की सूरत में अगर कोई पनिशमेंट आई है तो क्या उसको वो पनिशमेंट सुनाई जाएगी या प्रीवियसली वाली। डेफिनेटली प्रीवियसली वाली। क्यों? क्योंकि उसने उस टाइम पर वो ऑफेंस किया जिस टाइम पर उसकी जो पनिशमेंट थी उसको वही पनिशमेंट दी जाएगी। अगर आफ्टर द अमेंडमेंट कोई वो पनिशमेंट करता है तो डेफिनेटली उसको वो पनिशमेंट दी जाएगी जो कि अमेंडमेंट हो चुकी है। कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी ऑफेंस है तो उस ऑफेंस की जो पनिशमेंट होगी वो रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट नहीं होगी। इट मीन्स के उसको वो पनिशमेंट नहीं दी जाएगी जो कि अभी पनिशमेंट है, प्रीवियसली वाली पनिशमेंट ही दी जाएगी। तो कोई भी लॉ जो है, हमेशा कोई भी लॉ या एक्ट बनता है तो वो रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट नहीं डालेगा सोसाइटी पर। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम आर्टिकल 13। अब आर्टिकल जो 13 है हमारे पास, आर्टिकल 13 किस चीज़ के साथ डील करता है? डबल जियोपर्डी। आर्टिकल 13 हमारा डील करता है डबल जियोपर्डी के साथ, जो हमें कहता है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड ट्वाइस फॉर एन ऑफेंस। इट मीन्स के कोई भी पर्सन जिसने ऑफेंस किया तो उसको 2 बार जो है कन्विक्ट नहीं किया जाएगा उसी सेम ऑफेंस के लिए। अगर किसी ने चोरी की है, अगर किसी ने कोई बड़ा भी ऑफेंस किया है या XYZ कोई भी ऑफेंस किया, अगर वो कन्विक्टेड है, मुलजिम है, तो उसको सेम ऑफेंस के लिए 2 बार जो है कन्विक्ट नहीं किया जाएगा, 2 बार जो है उसको सेम पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। उसके बाद है हमारे पास के सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब ये जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन हमें सिंपली ये बताता है कि कोई भी शख्स, उसको नहीं रोका जा सकता खुद की गवाही देने से। इट मीन्स कि कोई भी अगर मुलजिम है, कोई भी अगर मुजरिम है तो वो जो है अपने ख़िलाफ़ गवाही दे सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन भी है कि अगर वो पुलिस के सामने अगर कोई अपना कन्फेशन करता है तो पुलिस के सामने उसकी कन्फेशन की नो वैल्यू, उसके कन्फेशन की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। उसके बाद है डिग्निटी ऑफ मैन। आर्टिकल जो 14 है हमारे पास, आर्टिकल 14 है डिग्निटी ऑफ मैन। अब डिग्निटी ऑफ मैन डील करता है कि कोई भी एक मजमुआ या कोई भी जो पर्सन्स है, कोई भी पब्लिक है या फिर कोई भी एक ग्रुप ऑफ पीपल है, वो किसी भी शख्स के बारे में गलत बयानी या फिर जो है उसको डिस्क्रिमिनेट या फिर उसकी डिग्निटी के खिलाफ कोई भी अल्फाज यूज़ नहीं कर सकता कि ये कमतर है या ये नीच है या ये XYZ जैसे अल्फाज हम यूज़ करते हैं। तो कोई भी पर्सन जो है नहीं रिमार्क्स दे सकता। रिमार्क्स, यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है रिमार्क्स के बारे में, कि कोई भी पर्सन जो है रिमार्क्स नहीं दे सकता किसी की डिग्निटी पर। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अब यहाँ पर एक वर्ड है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। एक चीज़ याद रखिए कि जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर इंडिया के अंदर जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सिंपली इस चीज़ को डील करता है कि अगर जब हम यहाँ से इंडिया के अंदर जाते हैं या कोई भी फॉरेनर जब इंडिया आता है तो उस फॉरेनर को जो वीज़ा मिलता है वो वीज़ा मिलता है पर्टिकुलरली एक ही जुरिस्डिक्शन का, पर्टिकुलरली एक ही स्टेट या पर्टिकुलरली एक ही सिटी का। उसकी जुरिस्डिक्शन से आउट वो नहीं जा सकता। तो वो तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो हमारे पास डील करता है किस चीज़ के बारे में? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हमें सिंपल इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि हर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान को ये राइट है कि वो फ्रीली मूव कर सके पूरे के पूरे पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन के अंदर। इट मीन्स के अब सिंध का कोई पर्सन है तो सिंध के अंदर का कोई भी शख्स, उसको पूरी की पूरी आज़ादी है कि वो आउट ऑफ सिटी, इट मीन्स के आउट ऑफ
जो प्रोविंस है वो जा सकता है, पंजाब के अंदर घूमना चाहे घूम सकता है, सवात के अंदर जाना चाहे या XYZ फ्रीली मूव कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है कि वो जितने भी रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ हैं, जितने भी रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ हैं, अब रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ कौन से हैं? रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ वो जो कि हमारे पास फोर्स के, नेवल या फिर जो है आर्मी के एरियाज़ हैं, जिसके अंदर जैसे कि हमारे पास जो फोर्सेस के एरियाज़ हैं उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ के अंदर वो नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फोर्सेस के जो एरियाज़ होते हैं उन एरियाज़ के अंदर पर्टिकुलरली उनको ही परमिशन होती है जाने की, और एक आम सिटीज़न को परमिशन नहीं देते वो। उसके बाद आता है हमारा फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड है। अब फ्रीडम ऑफ असेंबली की क्या है कि फ्रीली पीसफुल असेंबली, जो पीसफुल असेंबली है उसके अकॉर्डिंग्स आप जो है कोई भी असेंबली या फिर कोई भी जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलके एक पीसफुल असेंबली कायम कर सकते हैं, लेकिन वो भी अगेंस्ट द लॉ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ बिजनेस। अब जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है वो विद अकॉर्डेंस ऑफ लॉ होना चाहिए। विथ अकॉर्डेंस ऑफ लॉ मीन्स के कोई भी अगर ट्रेड, कोई भी अगर बिजनेस आप कर रहे हैं, सो डेफिनेटली जिस तरीके से हमने कॉर्पोरेट लॉ के अंदर स्टडी की इस चीज़ को कि आप जो है विथ अकॉर्डेंस ऑफ लॉ उस कंपनी को रजिस्टर करवाएं, विथ अकॉर्डेंस ऑफ लॉ उस कंपनी का पेटेंट होना ज़रूरी है, या फिर जो है वो अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ लॉ ना हो, कोई भी इलीगल आप बिज़नेस ना करें, लीगल बिजनेस करें। आपको पूरी की पूरी ट्रेड करने की भी फ्रीडम है। पाकिस्तान के आइन, इट मीन्स के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आपको ये राइट देता है कि आप जो है फ्रीली उस ट्रेड, उस बिज़नेस को कर सकें, अगर वो लॉ की वायलेशन नहीं कर रहा या फिर जो है इस आर्टिकल की वायलेशन नहीं कर रहा। उसके बाद हमारे पास आया था फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? सिंपली फ्रीडम ऑफ स्पीच मीन्स कि आपको पूरी की पूरी हक है, पूरी की पूरी आज़ादी है कि अगर आप किसी के बारे में कोई राय रखते हैं तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, इट मीन्स के पब्लिकली आपको स्पीच कर सकते हैं, लेकिन वो स्पीच जो है पीसफुल होनी चाहिए। इट मीन्स कि वो इस तरीके की स्पीच ना हो कि हेटफुल स्पीच ना हो, हेट वर्ड्स यूज़ ना किए जाएँ उसके अंदर कि किसी को हर्ट हो। इट मीन्स कि आप अगर कोई स्पीच कर रहे हैं तो उस स्पीच से किसी को किसी को जो है रिलीजियस हर्ट ना हो, या फिर किसी को जो है आपके वर्ड से, आपकी वर्डिंग से जो है वो, या आपके एक्सप्रेशन से, वर्डिंग से आप किसी को हर्ट ना करें। तो सिंपली फ्रीडम ऑफ स्पीच भी हमें ये कहता है। उसके बाद है आर्टिकल 19A, वो डील करता है फ्रीडम, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब राइट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है कि पब्लिकली अगर कोई वर्क किया जा रहा है या फिर जो है हमारे पास जितने भी महकमे हैं उसके अंदर कोई भी काम हो रहा है, तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, इट मीन्स के हर शहरी का, हर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान का ये राइट है कि वो उस ऑफिस में जाके उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे कि ये वर्क क्यों किया जा रहा है इस एरिया के अंदर, या XYZ कोई भी अगर काम है उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना उसका ये एक राइट है। उसके बाद आता है राइट टू प्रोफेस रिलीजन। अब राइट टू प्रोफेस जो रिलीजन है वो क्या है? राइट टू प्रोफेस रिलीजन मीन्स के हर शहरी को यह हक है कि वो अपना रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है, अपने रिलीजन को पीसफुली जो है वो अपने रिलीजन के कोई भी जलसा जुलूस XYZ निकाल सकता है। हमारे पास पाकिस्तान के अगर हम देखते हैं, पाकिस्तान के अंदर आपको जो है बुद्धिस्ट भी मिलते हैं, पाकिस्तान के अंदर आपको जो है वो क्रिश्चियंस भी मिलेंगे, मुस्लिम्स भी मिलेंगे, नॉन मुस्लिम्स भी मिलेंगे, माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के भी लोग मिलेंगे, और जो है जैसे सिख वगैरह हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो हर शहरी को, हर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान को ये हक है कि वो अपना रिलीजन खुद चूज़ करता है। डेफिनेटली आप किसी के ऊपर मुस्तलत तो नहीं कर सकते अपने रिलीजन की कोई भी वर्डिंग। सो डेफिनेटली ये चीज़ हमें ये बताती है कि हर किसी को अपना अपना एक हक है, राइट है कि वो अपना रिलीजन को प्रोफेस करे। उसके बाद है प्रॉपर्टी राइट। अब जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, इट मीन्स के आपके जो राइट्स है प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो भी प्रोटेक्ट किए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर। जिस तरीके से हमारे पास आर्टिकल के अंदर इन फ्रीडम, ये जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं इसके अंदर इस चीज़ को भी प्रोटेक्ट किया गया कि आपके जो राइट्स है प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग, सेल हो गया या फिर लीज पे देना हो गया, या फिर जो है आप उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं रेंट पे XYZ, ये सारे के सारे राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया गया। उसके बाद है इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न। अब हमारे पास जो इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न है,
इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न, इट मीन्स के एवरी सिटीज़न इज़ इक्वल। जितने भी शहरी हैं हमारे पास, इस्लाम के अंदर भी ये चीज़ है कि सारे के सारे जो मुस्लिम्स हैं वो इक्वल हैं, बराबर हैं। अब यहाँ पर तो सिटीज़न्स की बात की जा रही है कि जितने भी शहरी हैं वो सारे के सारे इक्वल हैं, चाहे फिर वो कोई बड़ा हो, चाहे फिर वो कोई छोटा हो, फेस से या फिर जो है कलर से, XYZ, तो ऑल सिटीज़न्स आर इक्वल। तो अगर कोई मजिस्ट्रेट है, अगर कोई जो है पॉलिटिकल पर्सन है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ सारे के सारे बराबर हैं कानून की नज़र में। अगर कोई ऑफेंस करता है तो वो सारे के सारे इक्वल हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेसिक एजुकेशन। अब जो बेसिक एजुकेशन है हमारे पास, या फिर जो टेक्निकल एजुकेशन है हमारे पास, उसको भी प्रोटेक्ट कर दिया गया आर्टिकल 25A के अंदर के जो भी हमारे पास सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है उसको बेसिक एजुकेशन फ्री दी जाएगी। उसके बाद जो टेक्निकल एजुकेशन है उसका भी वो राइट है कि वो टेक्निकल एजुकेशन को हासिल करें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नो पब्लिक डिस्क्रिमिनेशन। इट मीन्स के पब्लिक में से किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, जो कि आर्टिकल 26 है। उसके बाद है सर्विस नो डिस्क्रिमिनेशन, तो सर्विस से रिगार्डिंग है। आर्टिकल 27 जो है वो रिगार्डिंग है सर्विस से लेके के जो भी डिस्क्रिमिनेशन है किससे रिगार्डिंग, सर्विस से लेके। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई मेल है या फीमेल है तो उसको ये नहीं देखा जाएगा कि भाई ये जो है पास हुए हैं, ये पास नहीं हुए हैं, ये दोनों ही पास हुए हैं, तो किसको पहले लिया जाए, राइट किसको दिया जाए। तो इक्वल राइट्स हैं, सर्विस से रिलेटेड भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाहे फिर वो कलर की वजह से, चाहे फिर वो सेक्स की वजह से। उसके बाद आर्टिकल 28 हमें डील करता है लैंग्वेज से रिगार्डिंग, कल्चर से रिगार्डिंग, हमारी जो लाइफ स्टाइल है। इट मीन्स के हर शहरी को ये हक है कि वो अपना लाइफ स्टाइल खुद चूज़ करें। आपका अगर राइट है, अगर आप सिंध में रहते हैं तो डेफिनेटली आप सिंध की सकाफत यूज़ कर सकते हैं। आपका जैसा भी वे है, वे ऑफ लिविंग है, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तो आपका जो लैंग्वेज स्टाइल है या फिर आपकी जो वर्डिंग है, आपके जो सकाफ़त है, उस सकाफ़त को भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसको भी कोई रोक नहीं कर सकता। उसके बाद इन केस ऑफ वायलेशन, अब जो हम मेन चीज़ पर आ रहे हैं, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर कोई वायलेट करता है इन फंडामेंटल राइट्स को तो उसके ऊपर क्या रेमेडीज़ हैं। इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स दे दी गई। कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स दे दी गई कि ये 5 कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स हैं कि इन रिट्स के तहत आप जो है रिट फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में और जो है सुप्रीम कोर्ट में। अब जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है उसके लिए आर्टिकल यूज़ किया गया है 184 क्लास 3, जो मैंने यहाँ पर लिखा है 184 क्लास 3, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए यूज़ किया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अंदर अगर हम देखें, हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के अंदर अगर हम अपील फाइल करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की, फंडामेंटल राइट्स की, तो वो है आर्टिकल 199। अब आर्टिकल 199 जो है, आर्टिकल 199 हमें सिंपली डील करता है किसके साथ। अब हाई कोर्ट के पास सुओ मोटो पावर नहीं है, हाई कोर्ट जो है वो किसी को भी सुओ मोटो पावर नहीं है उसके पास। इट मीन्स के जब तक के कोई भी एग्रीव पार्टी नहीं आती हाई कोर्ट के पास तब तक, या फिर वो पिटीशन फाइल नहीं करती तब तक उसको पास, हाई कोर्ट के पास जो है सुओ मोटो पावर्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसका आर्टिकल है 184 क्लास 3, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 184 क्लास 3 हमें डिस्क्राइब करता है कि उसके पास सुओ मोटो पावर भी है। इट मीन्स वो अदखुद नोटिस भी ले सकती है, और जो है उसके पास ये पावर भी है कि एग्रीव पार्टी अगर उसके पास जाती है पब्लिक, अब एग्रीव पार्टी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट कैसे जाएगी, सबसे पहले वो हाई कोर्ट जाएगी। हाई कोर्ट से अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो फिर, या फिर जो है पब्लिक एट लार्ज का कोई मसला, इट मीन्स कि जहाँ पर पब्लिक का कोई मसला आ जाए तो फिर जो है वो जाएगी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ तक क्लियर हुई ये चीज़। उसके बाद हमारे पास हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास रिट्स कौन कौन सी हैं जो हम फाइल करते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। 199 आर्टिकल 199 के तहत अगर हम कोई भी रिट फाइल करते हैं तो वो रिट फाइल करते हैं, उसके अंदर सिंपली जो वर्डिंग यूज़ की गई है वो वर्डिंग हमारे पास जो है उस कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स की एक्चुअल डिफिनेशन डिस्क्राइब नहीं करती। लेकिन अगर हम 199 की डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो फंडामेंटल रिट्स को डिस्क्राइब करते हैं। फंडामेंटल रिट्स की जो डेफिनेशंस हैं उनको तो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करते चलेंगे कि ये फंडामेंटल रिट्स की क्या क्या डेफिनेशंस हैं, लेकिन उनके नाम याद कर लें आप कि फंडामेंटल जो रिट्स है हमारे पास है वो है मेंडामस, सरशोराय, मेंडामस, सरशोराय। उसके बाद है हेबिस कॉर्पस,
कौन सा? मेंडामस, सर्शोराय, हेबिस कॉर्पस, उसके बाद है को वारंटो और प्रोहिबिशन। तो ये 5 फंडामेंटल रिट्स है हमारे पास जो कि डिस्क्राइब की गई है आर्टिकल 199 के तहत। अगर हम कोई भी रिट फाइल करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स राइट्स के लिए, जो कि हम हाई कोर्ट में रिट फाइल करते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट में करेंगे तो वो करेंगे 184 क्लास 3 के तहत। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर।